गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास में कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर है 18 पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी इंग्लिश टर्म होती है इकोलॉजी। जैसे कृषि जीव विज्ञान के पहले लेसन में हमने पारिभाषिक शब्दावली या हमने डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की थी कि पारिस्थितिकी किससे संबंधित होता है कि जीवों के यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक का परस्पर संबंध। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक प्लस अजैविक घटक का परस्पर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इसी से एक जो सिस्टम का निर्माण होता है वह सिस्टम क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। अब तंत्र के रूप में इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो यह होती है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का परस्पर और भौतिक वातावरण के साथ। प्राकृतिक आवास में डेफिनेशन क्या होगी इसकी? प्राकृतिक आवास में जीवों का परस्पर तथा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण से अभिप्राय यहाँ पर अजैविक घटक के बारे में चर्चा होगी। भौतिक वातावरण के साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है वह उससे जो वातावरण में जो संतुलन बना रहता है वह कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र या हम इसे कहें इकोसिस्टम, तो इसका सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक टेंसले ने और कब किया? 1935 में। तो ये हमारे पास एक परिचय है, परिभाषा है पारिस्थितिकी की, जिसमें शब्द का अर्थ क्या बनता है? इको लोगस। लोगस होता है अध्ययन करना या टू स्टडी, और इको का मीन्स है पर्यावरण के घटक या पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से यहाँ जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं। और अजैविक घटक में हम देखते हैं खनिज पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, ताप, हवा, वायु, प्रकाश। ये सभी क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसे हम पहला घटक लेते हैं जैविक घटक। पहला घटक क्या है हमारे पास? जैविक घटक। जैविक घटक से अभिप्राय है कि सभी जीव जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें दो कैटेगरी बनती है, एक तो होती है उत्पादक और एक होते हैं इसमें कैटेगरी उपभोक्ता। उत्पादक से अभिप्राय है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन कौन कर सकता है? पेड़ पौधे और इसके अलावा नीलहरित शैवाल। तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल हैं, यही क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और उत्पादक हैं ये क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करके संचित रखते हैं या स्टोर करते हैं। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है उपभोक्ता, यानी नाम से पता चल रहा है उपयोग करने वाले। तो यहाँ उपभोक्ता है। उपभोक्ता यानी जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं, अर्थात उत्पादक से तैयार भोजन ही ग्रहण करते हैं। ये जीव जंतु क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। अर्थात यह प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं या प्राथमिक उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद यह जो उपभोक्ता कैटेगरी है यह आगे दो प्रकार की होती है। उपभोक्ता, हम कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं? उपभोक्ता देख रहे हैं। उपभोक्ता कैटेगरी दो प्रकार की होती है। एक होते हैं वृहद और एक होते हैं सूक्ष्म या लघु। इन्हें अपघटक या सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ये वृहद है, ये परभक्षी या जीवभक्षी, इस तरह के इनके नाम दिए जाते हैं, या इन्हें गुरु उपभोक्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि उपभोक्ता है, इसकी कैटेगरी क्या होगी? विषमपोषी। उत्पादक की कैटेगरी क्या होगी? स्वपोषी। अब उपभोक्ता की दो कैटेगरी है, एक होता है गुरु उपभोक्ता या वृहद भक्षपोषी, और एक होता है सूक्ष्म अपघटक या लघु अपघटक जीव। तो जो गुरु उपभोक्ता है उसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचक क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है।
यानी आप परिभाषा देखिए, गुरु उपभोक्ता में क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचन क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। इसमें पहली कैटेगरी देखिए आप, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे हम देखते हैं शाकाहारी सभी जीव जंतु। शाकाहारी में आप देखिए गाय है, हिरण है, ये सभी क्या कहलाते हैं, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये उत्पादक में संचित जो भोजन है उसे सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें कौन सी कैटेगरी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड कैटेगरी यहाँ आती है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता से अभिप्राय है कि यह जीव सारे क्या होंगे, मांसाहारी, अर्थात यह प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मांसाहारी है तो मांसाहारी भी है, इसमें है कौन कौन से जीव आएंगे, जैसे हम देखते हैं मेंढक है, कुत्ता है, बिल्ली है। कौन से जीव आते हैं, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली। तीसरी कैटेगरी आती है तृतीयक उपभोक्ता। ये उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव होते हैं, ये अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव हैं, बाज है, गिद्ध है, घड़ियाल है, ये सभी उच्च श्रेणी के तृतीयक उपभोक्ता हैं जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये पारिस्थितिकी में एक नियम होता है कि सबसे पहले जो उत्पादक हैं इनमें संचित ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक है, जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को भोजन के लिए या अपने भोजन में संचित रखते हैं स्थितिज रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन जब ये आगे से आगे यानी उत्पादक से कहाँ जाएगी, उपभोक्ताओं में। उपभोक्ता के लिए यह एक प्रकार का भोजन है प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ताओं में आगे प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, तृतीयक। तो इस प्रकार ये एक श्रृंखला भी बनती है और इसमें स्टेप बाय स्टेप हर बार ऊर्जा का मान कम होता रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अजैविक घटक। सेकंड हमारे पास है अजैविक घटक। अजैविक घटक से अभिप्राय है निर्जीव पदार्थों से बना हुआ। जैविक घटक होता है सजीव पदार्थों से बना हुआ। जब अजैविक घटक की हम यहाँ बात करते हैं तो अजैविक घटक में निर्जीव पदार्थों में हम देखते हैं कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और वातावरणीय घटक भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे जलवायु कारक, वायु, प्रकाश, ताप, सौर ऊर्जा आदि। कार्बनिक में हम देखें तो कार्बनिक में हमारे पास यहाँ कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल आदि। अकार्बनिक में हम देखें तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज आदि जो खनिज तत्व हैं, या हम देखें गैस CO2, O2, N2, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, अकार्बनिक अजैविक घटक में। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिकी। इसके बारे में ये तो जनरल इसकी डेफिनेशन और इसके घटक थे। अब है जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके क्या कार्य हैं, तो उनके कार्यों के बारे में अगर बात देखें तो इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी स्तूप। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। थर्ड वन हम देखेंगे कि इनमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। तो पहला हम देखते हैं पारिस्थितिकी स्तूप। पारिस्थितिकी स्तूप से अभिप्राय है कि विभिन्न पोषी स्तर जैसे उत्पादक एवं उपभोक्ता के ऊर्जा प्रवाह से एक प्रकार का एक आरेख बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी स्तूप। देखिए फिर से आप समझिए कि पारिस्थितिकी स्तूप में ये कह रहा है कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एक प्रकार का आरेखीय निरूपण होता है। आरेखीय निरूपण यह क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी स्तूप।
क्या कहलाता है? यह पारिस्थितिकी स्तूप। अब पारिस्थितिकी स्तूप है, यह त्रिभुजाकार होता है और यह सीधा या उल्टा दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। हमारे पास 3 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तूप हैं। हमारे पास 3 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तूप हैं। पहला है हमारे पास संख्या का पारिस्थितिकी स्तूप, दूसरा है हमारे पास यानी पहला है जीवों की संख्या का पारिस्थितिकी स्तूप, दूसरा है जीवों के जैव भार का पारिस्थितिकी स्तूप और तीसरा यहाँ पर होता है ऊर्जा से संबंधित या ऊर्जा के प्रवाह का पारिस्थितिकी स्तूप। संख्या से अभिप्राय है कि जीवों की हर जो कैटेगरी है उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक, उनमें जीवों की संख्या को हम विभिन्न श्रेणियों में जो जीवों की संख्या है उस संख्या से हम अगर एक आरेखीय निरूपण तैयार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संख्या, जीवों की संख्या पारिस्थितिकी स्तूप। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है घास, वन और तालाब का पारिस्थितिकी स्तूप। यह होता है हमेशा सीधा और जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है उसका पारिस्थितिकी स्तूप होता है उल्टा। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? वन है, घास है, खेत है। इनके जो पारिस्थितिकी स्तूप हैं कैसे होते हैं? हमेशा सीधा, जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिकी स्तूप कैसा होता है? उल्टा। जैसे देखिए इसमें वन या घास का कि यहाँ पर वन या घास ये क्या होंगे? कौन सी कैटेगरी होगी? उत्पादक। इनका जो भोजन है ग्रहण करने वाले यहाँ ये क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। इनकी संख्या इनसे कम, ये सारे क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात हम कहेंगे यहाँ क्या होंगे? ये शाकाहारी। उससे ऊपर की जो कैटेगरी है ये क्या होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता या हम कहेंगे मांसाहारी। और सबसे ऊपर होगा तृतीयक उपभोक्ता या हम इसे कहेंगे उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव। यह पारिस्थितिकी स्तूप कैसा बना है? सीधा, वन, घास, खेत आदि का। जबकि परजीवी खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिकी स्तूप कैसा होता है? उल्टा होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे किसी एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी या अन्य कीट जंतु रहते हैं तो यह एक है, यानी सबसे पहले एक वृक्ष है, उस पर बहुत सारे जीव कीट जंतु हैं, फिर उनका भोजन ग्रहण करने वाले अन्य कीट और जंतु, यानी यह उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और उच्च श्रेणी तक इनकी संख्या क्या है? बढ़ती रहती है। तो यह सभी कैटेगरी में जब इनको व्यवस्थित करते हैं तो यह परजीवी खाद्य श्रृंखला यानी जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं परजीवी, और इनकी जो खाद्य श्रृंखला है यह कैसी बनती है? हमेशा इसका स्तूप होता है उल्टा। सेकंड है हमारे पास जैव भार। जैव भार का जो पारिस्थितिकी स्तूप है इसका क्या अभिप्राय हुआ कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक से लेकर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं तक उनके कुल जैव भार को अगर हम आरेखीय निरूपण में दिखाते हैं तो वह क्या कहलाता है? जैव भार के पारिस्थितिकी स्तूप, जिनमें यही वन, घास, स्थल, इन सभी के पारिस्थितिकी स्तूप हमेशा क्या होते हैं? सीधे हैं। जबकि जलीय पारिस्थितिकी स्तूप है वह कैसा होता है? उल्टा होता है। क्योंकि जल में हम देखते हैं पेड़ पौधे जो जलीय पारिस्थितिकी है उसमें सूक्ष्म या निम्न श्रेणी के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें कुछ जीव, छोटी मछलियां भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, फिर उनको और भी बड़ी मछलियां, तो हर बार क्या है? जैव भार बढ़ रहा है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब है, जल, नहर, नदी का, वह पारिस्थितिकी तंत्र स्तूप जैव भार का क्या होगा? उल्टा होगा। और क्यों होगा? क्योंकि पहले निम्न श्रेणी के छोटे हल्के पेड़ पौधे होते हैं निम्न श्रेणी के, उन्हें छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, उनसे भी बड़ी मछलियाँ भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो हर बार हर स्टेप में जैव भार बढ़ता रहता है। तीसरा हमारे पास है ऊर्जा के पारिस्थितिकी स्तूप। तो ऊर्जा के पारिस्थितिकी स्तूप में प्रत्येक पोषण स्तर पर हमेशा ऊर्जा कम होती रहती है और यह हमेशा क्या होगा? स्तूप सीधा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बार
उत्पादक से ऊर्जा जब जाएगी ऊर्जा कम होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो भी ऊर्जा कम, और यहाँ से यहाँ, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपके पास पारिस्थितिकी तंत्र है उनमें हमेशा ऊर्जा प्रवाह है क्या होगी, हर स्टेप में लगातार कम होती जाएगी। तो यह तंत्र हमेशा कैसा होगा, सीधा, मतलब आधार हमेशा इसका चौड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हर बार हर स्तर पर ऊर्जा का मान कम होता रहता है, इसलिए यह पारिस्थितिकी स्तूप है, सीधा होता है। तो आज हमने यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो पारिस्थितिकी भाग है उसकी चर्चा की। आगे हम देखेंगे सेकंड जो टाइप हमारे पास खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इसे साथ साथ याद कीजिए, क्योंकि जो आपका आगे टेस्ट सीरीज शुरू होगी आगे नेक्स्ट वीक में, तो उसमें मैं आपको यही लेसन टेस्ट के लिए देने वाली हूँ। थैंक यू।